हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हमारा लीगल जीके का नया सेशन है, 13th सेशन रहेगा। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग मेरी क्लासेस डेली बेसिस पे देखते हैं और मेरे को रेगुलरली अपनी लीगल जीके जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपके जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, आपके लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए और आपके प्रोसिक्यूशन जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स होते हैं, जूनियर लीगल ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसको फॉलोअप ज़रूर करिएगा। और मैंने आपको ये बता रखा है कि जितने भी लोग ये बात नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि मेरी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से अपना गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी ऐप डाउनलोड आप कर सकते हो। ये रहा गूगल प्ले स्टोर पे, आप लिखोगे ना अपना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस तो आपको दिख जाएगी। ठीक है। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि जितने भी लोग मेरी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है वो कर लेना। इसकी की पीडीएफ जो है आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। दूसरी बात, आईफोन यूजर्स के लिए भी मैंने एप्लीकेशन अपनी ऐप लॉन्च कर दी है। आप लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप का डाउनलोड करोगे, माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और फिर वहां पे आपको जो है ना अपना एक कोड मांगेगा, ORG कोड। वो ORG कोड होता है ZPOGS, बस ये लिख दोगे, हो जाएगी आपके आईफोन पे भी डाउनलोड। ठीक है। चलिए, हम ज्यादा देर न करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड बिल्स हमारे उसके लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो सबसे पहले हमारा आता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ये 2018 में आपसे ये आपके लिए एक्ट लागू करा गया था सरकार के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा। तो फ्यूजिटिव का मतलब पता है ना, भगोड़ा इसे बोलते हैं कि जो लोग घपलाबाजी करके अपना देश के अंदर और अपना भाग जाते हैं बाहर देश के अंदर, तो उनको ट्रायल उनके साथ करवाने के लिए, जैसे आपको पता होगा कि विजय माल्या जो है अपना घपलाबाजी करके फिर वो बाहर भाग गया, और भी बहुत सारे लोग थे जो अपना घपलेबाजी करके भारत के अंदर और वो बाहर दूसरे देश के अंदर जाकर अब छुप गए हैं। अब इस केस के अंदर उनको कैसे उनके साथ ट्रायल करा जाए और उनको कैसे अपना प्रोसिक्यूशन में लेके आया जाए, उस चीज़ के लिए ये कानून हमारा भारत के द्वारा भारत के अंदर लाया गया था। और अभी जो हम बात करें विजय माल्या वगैरह, ये और भी बहुत सारे लोग थे, उनको अभी तक कोई प्रोसिक्यूशन में आया नहीं है या कुछ हुआ नहीं है। ये हमारे मुद्दे वाली बात नहीं है भाई। वो अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज़ से है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें याद क्या करना है कि हमारे एग्जाम के अंदर जो चीज़ आएगी हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 हमारे भारत के अंदर आया था भगोड़े लोगों के लिए। तो इनका मेन इंटेंशन क्या थी कि भाई एनेक्ट करा गया है कि जितने भी फ्यूजिटिव ऑफेंडर लोग हैं, जो बुक मतलब इनके ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ, ऑब्वियसली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है और इनका पुलिस ढूंढ रही है और इनको वेट कर रही है कि जैसे ही भारत में आएंगे और इनको पकड़ के दबोच के हम जेल में डाल देंगे। ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है अपना FEO एक्ट, यानी कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। तो अ पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ 2 कंडीशंस। यहाँ पे एक बात बोल दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जब ही बोलेंगे जब ये 2 कंडीशंस का पालन करा जाएगा। पहला कि अरेस्ट वारंट जो है वो उस व्यक्ति के खिलाफ, फ्यूजिटिव भगोड़े व्यक्ति के खिलाफ इशूड हो गया होगा। ठीक है। फॉर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस वेयर द वैल्यू इज इन्वॉल्व ओवर 100 करोड़। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति ने कोई ऐसा घपलाबाजी करी है जो 100 करोड़ रुपए तक या उससे ज्यादा की घपला करा है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, तो ही हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, वरना हम नहीं बोलेंगे। याद रखना, एक तो ये फिगर 100 करोड़ रुपए और इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट। ठीक है। इशूड वर्ड यूज करा हुआ है। अगर आप कानून भी पढ़ोगे ना आपको यही देखने को मिलेगा। और ही और शी हैज लेफ्ट द कंट्री एंड रिफ्यूज टू रिटर्न द फेस प्रोसिक्यूशन। और उस व्यक्ति ने अपना देश छोड़ दिया, हमारा भारतीय देश छोड़ दिया है और वो वापसी नहीं आना चाहता प्रोसिक्यूशन फेस करने के लिए। वो मना कर रहा है कि भाई तुम्हारे को इंडिया वालों, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं इंडिया में नहीं आने वाला। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 लागू करा गया था। आगे चलते हैं। और द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। एट्रोसिटीज का मतलब बताया ना, अरे भाई अत्याचार जो होता है, अत्याचार। ठीक है। अत्याचार जो होता है तो इसको रोक, जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग हैं, तो इनके ऊपर अत्याचार ना हो और कम से कम हो पाए या रोक लगाई जाए, इसके लिए अमेंडमेंट करी गई थी हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के अंदर 2018 में। क्या करी गई कि यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, अभी जो हमारा मैटर लिखा है उसको भी पढ़ेंगे। इसके अंदर ये हुआ था कि जो जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वाला कोई भी विक्टिम होगा, वो अपनी केस दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जाएगा, तो पुलिस वाले मना नहीं करेंगे
और ये बोलकर कि भाई अभी ना तुम्हारे मुद्दे में हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले करेंगे, तब जाके हम तुम्हारी एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसा पुलिस वाले अब नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट एफआईआर होगी और कोई भी तरह की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। पहली बात यही पहले हमारे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि इट नलिफाई द कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर और टू सीक अप्रूवल फ्रॉम एनी अथॉरिटी फॉर द प्रायर टू द अरेस्ट ऑफ एनी एक्यूज पर्सन। इसका मतलब ये भी और बता दिया है कि पुलिस वाले अभी ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे को इसकी परमिशन चाहिए, उसकी परमिशन चाहिए, वो अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, अरे भाई वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में उसकी परमिशन लगेगी। नो, तो यहाँ पे इस एक्ट की मदद से ये क्लियर बोल दिया है एफआईआर होगी डायरेक्ट और कोई भी व्यक्ति होगा एक्यूज पर्सन उसको सीधा जाके अरेस्ट कर लेंगे, कोई भी व्यक्ति की अथॉरिटी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात करी जाए कि पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल का शेड्यूल बाय पीपल विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम, मतलब यही है कि जो भी एक्यूज व्यक्ति होगा ना वो एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकता। यानी कि 438 सेक्शन सीआरपीसी का हमारा होता है ना, 438 ऑफ सीआरपीसी, जो एंटिसिपेटरी बेल हम लेते हैं हाई कोर्ट के पास में लेते हैं जाके या कोर्ट ऑफ सेशन के पास में लेते हैं। ठीक है, कि जैसा मुझे अरेस्ट करने वाली है पुलिस, मुझे बचा लो, मेरे को जो है पुलिस अरेस्ट ना कर पाए इसलिए एंटिसिपेटरी बेल मुझे दे दो। तो ऐसे एक्यूज के ऊपर पास कोई भी अधिकार नहीं होगा अपना एंटिसिपेटरी बेल पाने के लिए, अगर वो इस एक्ट के तहत अपना एक्यूज होगा तभी, याद रखना। तीसरे पॉइंट में यही है कि ST/SC एक्ट गिव्स द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब यही है कि वही जो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ा था ना कि कोई भी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, इसमें बोला है कि जो आईओ होगा ना वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी एक्यूज व्यक्ति होगा ना आईओ की नजर में और कंप्लेंट के अंदर तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी, भले ही वो कोई भी हो, कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021। इसके अंदर मैं मेजरली आपको एक क्रक्स बता देता हूँ, द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया था कि ऐसे ना बहुत सारे अजीब से बेवजह के हमारे जो है देश के अंदर, इंडिया के अंदर ट्राइब्यूनल्स बना रखे थे, वो भी एपेलेट वाले। ठीक है, तो उनको कोई काम ही नहीं है यार उनका, ठीक है, उनका कोई यूज ही नहीं है, बल्कि वो काम ट्रांसफर करके हाई कोर्ट जुडिशियल बॉडीज को दे दो ना, तो वो काम हाई कोर्ट जुडिशियल बॉडीज बढ़िया तरीके से करेंगी। जो एपेलेट ट्राइब्यूनल्स है इनका कोई काम नहीं है, यूज नहीं है, तो इनको बंद करो, हटाओ, एबॉलिश करो। तो यही हमारा इस एक्ट का काम था और ये एक्ट लागू करा गया, तो इसीलिए इनका द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 का नाम रखा गया। तो उन्होंने सॉल्व कर दिया कि जो सर्टेन हमारे एपेलेट ट्राइब्यूनल्स हैं, बोर्ड्स हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जो हमारी अदर जुडिशियल बॉडीज है ना हाई कोर्ट्स की या जैसे हाई कोर्ट खुद, तो उनको ट्रांसफर कर दो, ऐसा करा गया। तो एबॉलिश कर दिया उन्होंने बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स, सर्टेन एपेलेट ट्राइब्यूनल्स। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि एक फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल था जिसका कोई यूज ही नहीं था, ठीक है, इसको खत्म कर दिया। एयरपोर्ट एपेलेट ट्राइब्यूनल जिसका कोई यूज ही नहीं था, तो इसको खत्म कर दिया। और इसके अंदर और जो भी हमारे जो ये ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं और भी एक्स्ट्रा ट्राइब्यूनल्स हैं, इनके जो कामकाज करने का जो तरीका था ना उसको भी थोड़ा सा चेंज करा गया था। किसकी वजह से? एपेलेट रिफॉर्म्स एक्ट 2021 याद करते चलो करते चलो करते चलो, ठीक है जी, चलो। और MTP ये हमारा प्रेगनेंसी के ऊपर एक्ट है ना, 1976 आई गेस 71, ठीक है, हाँ ये लिखा भी है ना मैंने, देखो MTP एक्ट 1971 के अंदर ये एक्ट हमारा लाया गया था और 2021 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट करी गई। देखो मीठी मीठी बात हम समझ लेते हैं कि पहले क्या हुआ करता है कि अगर कोई मैरिड वुमेन होगी वो अपनी टर्मिनेट करवाना चाहती है प्रेगनेंसी को तो अलाउड था, ठीक है भाई, लेकिन अगर कोई अनमैरिड महिला होगी या लेडी होगी उसको अगर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है तो जब कोई अधिकार होता ही नहीं था अनमैरिड वुमेन्स के लिए। तो लेकिन ये 1971 के एक्ट की मैं तहत बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही 2021 आया तो इसमें अमेंडमेंट करी गई। इसमें बोला गया कि भाई देखो 1971 में महिला मैरिड महिला थी ना अलाउड, अब हम अनमैरिड महिलाओं को भी अधिकार दे रहे हैं कि आप टर्मिनेट कराना चाहो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो है हमारा इंसेंशन का 20 वीक का टाइम पीरियड था, अब उसको बढ़ाकर 24 हफ्तों तक का टाइम पीरियड दे दिया है। और यहाँ पे कोई वायलेशन करता है जैसे कि महिला है, मैरिड महिला है या अनमैरिड महिला है, और अगर वो अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने आए हैं तो इस केस के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन महिला की लीक करता है, ठीक है, ब्रीच करता है, तो ऐसे केस में पहले 1971 एक्ट कहता था कि भैया केवल 1000 रुपए का फाइन लगेगा, लेकिन 2021 के अंदर इसको बहुत हार्श तरीके से बता दिया है कि बेटा तुम्हारे को ऊपर फाइन भी लगेगा, लेकिन फाइन का अमाउंट एज पर द कोर्ट जितना फाइन इंपोज करना चाहे, साथ में या तुम्हारे को 1 साल तक की जेल भी होगी, खड़े खड़े आपकी जेल भी होगी, याद रखना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये एस्से राइटिंग के अंदर भी जब आप अपना लीगल एस्से की मैं बात करूं तो उसमें भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, आपको पता होगा। लास्ट हमने 73rd अमेंडमेंट तक
अपना कवर अप कर लिया था। तो अब हम 74th अमेंडमेंट हमारा 1992 के अंदर हम कवरेज करते हैं। इसके अंदर आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने अपना कुछ लिखा हुआ भी होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, अपना पार्ट नंबर 9A एंड पार्ट शेड्यूल नंबर 12। सबसे जेन्युइन बात आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें पार्ट नंबर 9A को ऐड करा गया था और शेड्यूल नंबर 12 को ऐड करा गया था। तो हमारे को कौन सा अमेंडमेंट याद रखना है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसके अंदर को चीज़ याद रखनी है कि भाई देखो, इनको ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दी गई थी किन लोगों को, अर्बन लोकल बॉडीज को। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज थी ना, पहले उनका कोई मतलब नहीं था, मतलब कोई उनको बस संवैधानिक एक तरह का स्टेटस नहीं था। लेकिन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आने के बाद में इनको जो है एक अर्बन लोकल बॉडीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और इनको जो लोग यहाँ पे आते थे, बिलोंग करते थे, इनको एक प्रोटेक्शन भी दी गई। और इसी वजह से एक पार्ट नंबर 9A को हमारे संविधान के अंदर ऐड करा गया, जो कि इनके लिए, और हमारा शेड्यूल नंबर 12 ऐड करा गया था, फंक्शनल आइटम्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, सैनिटेशन वगैरह भी इसके अंदर हमारी फंक्शनल आइटम्स आती है हमारा शेड्यूल नंबर 12 के अंदर। एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेर एक्ट खोल के ना ये चीज़ें चेक कर लेना एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाँ, 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 के अंदर ये आया था। इसके अंदर क्या हुआ था कि रिजर्वेशन, देखो पहले क्या हुआ करता है ना, इसके लिए केस भी है, आप लिख लो अपनी कॉपी में, एक सेकेंड, हाँ, इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैं सही सोच रहा था, इंदिरा स्पेलिंग मेरे का देख रहा था मैं, इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया था हमारा 1992 में। यानी कि इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो, जो ये रिजर्वेशन होती है ना, तो रिजर्वेशन आप केवल अपॉइंटमेंट में ही अपनी ग्रैब करोगे। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। जब एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब जब तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद जब तुम्हारे प्रमोशन की बारी आएगी, तो तुम प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मांग सकते हो। ये बात यहाँ पे हमारे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 सुप्रीम कोर्ट के केस में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। लेकिन फिर 2-3 साल के बाद यानी 1995 के बाद क्या हुआ था, एक 77th हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इस एक्ट के आने के बाद में ये बोल दिया गया कि भाई देखो, यहाँ पर जो है ना, जो हमारा रिजर्वेशन होती है वो अपॉइंटमेंट में भी होती है, और हमारा प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन आपको दी जाएगी। बात खत्म। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों को दिखा हुआ है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स दी जाएगी। और द अमेंडमेंट नलीफाई द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, मैंने कहा ना ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी ये वाली, तो ये अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को खत्म कर दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, प्रमोशन में तुम रिजर्वेशन नहीं दोगे, लेकिन 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उन्होंने कहा हम देंगे। बात खत्म। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली संविधान से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान से नीचे है, तो इसीलिए। और 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 यहाँ पे आया था। इसके अंदर बोल दिया गया था कि भाई स्टेट के पास एक पावर है कि स्टेट जो है ना, जो भी हमारी वो होगी, कोई भी वैकेंसीज निकाली है, उसके अंदर वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, और जब नई नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी है कि जो खाली वैकेंसीज पड़ी हुई हैं उनको इस्तेमाल करेगी। ठीक है, और नई वैकेंसीज जब निकालेगी उसमें ऐड ऑन करके एक अच्छी फ्रेश वैकेंसीज निकाली जाएगी। बात खत्म। अब वो कितने साल की पुरानी खाली पड़ी हुई हैं, 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, 50 साल की, 100 साल की, 1000 साल की, वो देखा जाएगा। तो empower the state to consider unfilled reserve vacancies of year as a separate class of vacancies to be filled up in succeeding year or years। ठीक है, याद रखिएगा। अब 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। यहाँ पे ना एक कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, मतलब 85th और 77th को ना थोड़ा साथ लेके पढ़ना। इसके अंदर मैं मुद्दे वाली बात आपको बताऊं तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक नया पेज लेके आपको बता देता हूँ, इससे क्या होगा ना, आपको क्लैरिटी रहेगी। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ये है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, एंड ये बी नाम का व्यक्ति है, ये है रिजर्व कैटेगरी का। दोनों अपना बढ़िया से अपनी सेम पोस्ट पे अपना जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अभी जनरल कैटेगरी वाला जो है ना वो सीनियर है। ठीक है, और एज पर 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसमें क्या करा गया है कि पहले रिजर्व वालों का प्रमोशन हो गया, इसका प्रमोशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 80 ये अभी हमारा 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और यहाँ पे क्या कहा कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बेसिस पे ये प्रमोशन करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले रिजर्व वाले का प्रमोशन होगा, फिर यहाँ पे जनरल वाले का प्रमोशन होगा, फिर अब इसका भी प्रमोशन हो गया। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब पहले तो इसका प्रमोशन हुआ है, तो अब आगे चल के ये सीनियर कौन हो जाएगा, ये सीनियर हो जाएगा। पहले सीनियर कौन था, जनरल वाला सीनियर था, किसके, रिजर्व वाले से। फिर जब रिजर्वेशन पहले रिजर्वेशन वाला सीनियर नहीं था,
अब यहाँ पे हमने 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा कि भाई पहले जो है प्रमोशन हमारा रिजर्व वाले का होगा, इसका प्रमोशन हो गया, फिर बाद में जनरल वाले का हो गया। अब उल्टा हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि रिजर्व कैटेगरी वाला सीनियर हो गया और जनरल वाला सीनियर नहीं रहा। दैट्स इट, क्लियर है। इसका मतलब होता है हमारा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक आई थी ये हमारे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई पता होना चाहिए आपको। ये पहले तो सबसे पहले क्लैरिटी के तौर पे कि 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे रह चुके हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। ये जस्टिस रंजन गोगोई जी के द्वारा बुक लिखी गई थी। इन्होंने ना इस बुक के अंदर अपने बारे में बताया था कि भाई जब मैं सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा तो मैंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे, कौन कौन सी चीज़ें फेस करी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होते के नाते मेरे क्या कामकाज थे और मैंने कैसे उन कामकाज को अपना पूरा करा वगैरह वगैरह। और जो उनके ऊपर एक केस भी हुआ था तो उसको डील करते दौरान, और वो जब मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे थे तो उसके बाद मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट आया, क्या चेंज आया वगैरह वगैरह। तो ये इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिख के सोसाइटी को अपने बारे में बताने की कोशिश करी थी, ठीक है। और ये दूसरी बुक के बारे में बात करें तो किल अ मॉकिंग बर्ड, ये लिखी गई थी हमारे हरपीर ली के द्वारा। इन बुक्स को थोड़ा सा याद रख लेना, ये हमारे जुडिशरी के पर्सपेक्टिव में मैं आपको सारी बुक्स बताता हूँ, कोई ऐरी गैरी बुक नहीं बताता, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने महात्मा गांधी जी के भी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, नेम्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई है ना, उनके बारे में बात करते हैं। ये बी.आर. अम्बेडकर जी ना ज़्यादातर जो लोगों को छुआछूत जो होते हैं, अनटचेबिलिटी हो गया, या ऊंचा नीचा सोच रखने वाले लोग हो गए कि तुम दूसरी जात के हो, हम दूसरी जात के हैं वगैरह वगैरह, तो इन सब के ऊपर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बुक ज़्यादा लिखी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत चीज़ है वगैरह वगैरह, ठीक है। याद रखना, आप कभी भी ये नोटिस करना, ठीक है। तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, अनटचेबल्स, रैंडेर गांधी एंड जिन्हा, एंड पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो याद रखनी होती है। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, हंसल कैल्सन। आप ये बुक पढ़ते भी होंगे अगर आप जूरिस्प्रूडेंस अपना पढ़ते हो ना। ये जूरिस्प्रूडेंस का इन्होंने कॉन्सेप्ट, ये पर्सपेक्टिव में बुक लिखी थी जूरिस्प्रूडेंस, तो या पढ़ते भी होंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ मैंने कहा, क्या आपको बोला हुआ है कि आप लोग इसकी पीडीएफ कहाँ से अवेल कर सकते हो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस गूगल प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करने के बाद में, या एप्पल आईफोन यूजर्स जो हैं वो अपना ऐप स्टोर पर ये अपना अवेल कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, लीगल जीके का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐप डाउनलोड करके मेरे को अपना रिव्यू जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।